हैं। और एनसीईआरटी से अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा एक जो है वो बैकग्राउंड तैयार होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन के बारे में विस्तृत व्याख्या एनसीईआरटी को पढ़ के बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन ये जो ओल्ड आरबीएससी की पुस्तक है ना, इसके अंदर बेहतरीन जीके के क्वेश्चन है, जो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चन है। देखना, टॉपिक है इसमें, पहला टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, चाहे आप L1 की तैयारी कर रहे हो, मुख्य परीक्षा की L2 की तैयारी कर रहे हो, निश्चित तौर पर क्वेश्चन आता है। एंड सौर परिवार है आपका, अभी रीट में क्वेश्चन आया था, सबसे निकट का घर है, इस तरीके के कोई क्वेश्चन आए थे, रीट लेवल फर्स्ट में भी आए थे और शायद सेकंड में भी किसी में ये पेपर में आया था। एंड अंतरिक्ष की खोज हो गया, ग्लोब हो गया, मानचित्र हो गया, महाद्वीप, महासागर, ये टॉपिक तो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर है ही है। और मुख्य परीक्षा में भी आपका होगा, जो बच्चे एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, पर्यावरणीय प्रदेश हो गया, ये पार्ट हो गया आपका ज्योग्राफी का। इसके बाद देखो हमारा सामाजिक परिवेश, विविधता में एकता, हमारे बाजार, सहकारिता, उपभोक्ता, सहकारिता और उपभोक्ता, ये आपके मुख्य टॉपिक है, सहकारिता और उपभोक्ता। एंड सरकार और लोकतंत्र हो गया, बाल विकास, बाल अधिकार और बाल श्रम, बाल संरक्षण, ये भी मोस्ट टॉपिक में आता है आपका। स्थानीय स्वशासन व ग्रामीण, शहरी, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी और जिला प्रशासन, ये हो गया पॉलिटी का पार्ट। तो ये जो पार्ट है ये आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये केवल ये नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड रीट मुख्य परीक्षा और सेकंड ग्रेड में ही महत्वपूर्ण है, ये आपके बाकी एग्जाम में भी महत्वपूर्ण है। अभी एलडीसी की भर्ती आने वाली है, हाईकोर्ट एलडीसी की आने वाली है, इन भर्तियों में भी, पटवारी में, सब में आपके काम आने वाले टॉपिक हैं ये। और अतीत में देखो क्या आता है, इतिहास में आता है हमारा अतीत, वैदिक सभ्यता सबका टॉपिक है, महाजनपद काल आपका टॉपिक है, मौर्य युग, ये देखो आप, ये इतिहास के टॉपिक देखो और आप अपना टॉपिक मिलाओ ग्रेड सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है उसके, ग्रेड सेकंड में फर्स्ट पेपर के टॉपिक आपके सीधे सीधे मिल रहे हैं। वैदिक सभ्यता है आपकी, महाजनपद काल है, मौर्य गुप्त काल है, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था है और हमारी संस्कृति है, ये सारा का सारे टॉपिक सीधे के सीधे काम आएगा। तो ये क्लास हम यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं और आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो भैया कंटिन्यू करेंगे ही। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो फिर देखते हैं क्या हो पाता है। मैं तो कोई भी क्लास लेके आता हूँ तो प्रयास यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा करें, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण आपको पसंद आना है, आपका रिस्पॉन्स होना अच्छा रहता है हमारे लिए। और सर मैं तो पीडीएफ निकाली है आज ही, तो अगर आपने देखो पहले मैं करवा चुका हूं, पीडीएफ आपने निकाल ली है, प्रिंट निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ अपडेट आएगा तो यहां से आप पीडीएफ अपने पास रखना, उस पर लिख देना। कक्षा 6ठी 7वीं में ज्यादा अपडेट नहीं है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में सबसे ज्यादा अपडेट, क्योंकि 11वीं 12वीं के हमने बहुत कम चैप्टर किए थे उस टाइम, तो 11वीं 12वीं में सबसे ज्यादा परिवर्तन आएगा और कक्षा 8 9 10 में ज्यादा परिवर्तन है नहीं। तो चलिए बातें हो ही गई, कॉन्सेप्ट हो ही गया, क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको बता दिया। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखना क्वेश्चन की गुणवत्ता देखना आप कि आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को क्या कहा जाता है। बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है और अगर आप L1 की तैयारी कर रहे हो, रीट मुख्य परीक्षा की, आपके लिए ये क्वेश्चन है, तारामंडल अथवा नक्षत्र मंडल कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को किस नाम से जाना जाता है। रात्रि में आजकल तो बाहर सोना नहीं होता, लेकिन पहले बाहर सोते थे तो 7 तारे एक दिशा में दिखाई देते थे, इसे हम सप्त ऋषि मंडल जो है वो कहते हैं। सप्त ऋषि मंडल को फ्रांस में क्या कहा जाता है, तो इसे सॉसपैन कहा जाता है ना, हत्ते वाली देगची, सॉसपैन। नेक्स्ट आता है सप्त ऋषि मंडल को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है, तो यहां इसको खेत जुताई वाला हल कहा जाता है, क्योंकि इसकी आकृति जो बनती है वो ऐसी बनती है, तो इसे हल कहा जाता है। सप्तऋषि मंडल को यूनान में क्या कहा जाता है, तो स्मॉल बियर, छोटा भालू का बच्चा, छोटे भालू का छोटा बच्चा क्या कहा जाता है, इसको स्मॉल बियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ध्रुव तारे से किस दिशा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। तो ध्रुव तारा है, आपने बचपन से ही ध्रुव तारे की या ध्रुव की कहानी भी सुनी है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा का हमें क्या करवाता है, ज्ञान करवाता है। भारतमल सैनी जी कैसे हैं आप, राजेंद्र कुमार कैसे हैं आप, प्रदीप सहारण जी कैसे हैं आप, एम के चौधरी स्वागत आपका। तो ये उत्तर दिशा का हमें ज्ञान करवाता है। और पोल स्टार को हिंदी धर्म ग्रंथों में क्या कहा जाता है, पोल स्टार, इसे कहा जाता है ध्रुव तारा।
ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आकाश में फैले उल्का ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि क्या कहलाते हैं? आकाश के अंदर जब आप रात्रि में देखोगे अपनी नग्न आंखों से तो आपको इतना ज्यादा नहीं नजर आएगा, लेकिन जब टेलीस्कोप के माध्यम से देखा जाता है तो आकाश में हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तारे तो हमें आसानी से दिखाई दे देते हैं, कभी कभी उल्का पिंड गिरते हुए दिखाई देते हैं हमें, तो हम कहते हैं कि तारा टूटा है। और जब टूटे तारे को देखते हैं तो हम अपना एक विश मांगते हैं, अपना एक जो है वो आशा रखते हैं कि हे टूटते हुए तारे हमको इस बार रीट मुख्य परीक्षा में जो है सफल बना दो, है ना। लेकिन वो बेचारा टूटता हुआ तारा है, वो तो खुद समाप्ति की ओर जा रहा है, वो हमें क्या करेगा। लेकिन फिर भी ये प्राचीन जो है वो समय से ही हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे खगोलीय पिंड जो है वो कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। तारे किन गैसों के मिश्रण से बनते हैं? यानी ये जो तारे हैं जो रात को हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ये कौन सी गैस से बने हुए हैं? ज्योति यादव कह रही है सर 12th एनसीईआरटी करा दो। समय आएगा तो सब चीजें करवाएंगे, धैर्य रखिए। यहाँ पर जो आपको करवाया जा रहा है वो इस तरीके से करवाया जा रहा है कि कहीं हमें बाद में धोखा ना हो कि यार हमने ये पढ़ लिया और ये तो हमारे सिलेबस का ही पार्ट नहीं है। तो एक बार थोड़ा सा वेट करो, तब तक ये करो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन व हीलियम, मैंने एनसीईआरटी की 11th 12th का पूरा विश्लेषण किया है कि उनको पढ़ने से कितना बेनिफिट हो सकता है, कितना बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि 11th 12th को पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम मुझे देना पड़ेगा, आपको भी बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और जितना टाइम देने से दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना हम टाइम दे उतना से आउटपुट तो निकले भाई। कोई बंदा काम कर रहा है तो उस काम का रिजल्ट भी तो आए, तो वो भी एक जरूरी है। तो याद रखना, हाइड्रोजन हीलियम। ब्रह्मांड किसका भाग है? अंतरिक्ष का भाग है। विभिन्न तारों और उसके अवशेष धूल कणों तथा गैस का असीमित भंडार क्या कहलाता है? आकाशगंगा कहलाता है। और तारों के छोटे समूह क्या कहलाते हैं? छोटे छोटे तारों के समूह होते हैं आसमान में इस तरीके से, एक समूह है ये हो गया और ये समूह हो गया, इस तरीके के ये जो समूह है ये तारा मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तारा मंडल जो है ये कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? यानी सूर्य किस स्पीड से चलता है, सूर्य का प्रकाश किस गति से चलता है? तो सूर्य का प्रकाश जो चलता है, ये लेवल 1 में काम आएंगे अशोक यादव, आपके लेवल 1, लेवल 2 और ग्रेड सेकंड तीनों में ये काम आने वाले हैं, तो बिल्कुल आपके काम आएंगे, ठीक है। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से जो है वो, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पार कर जाता है दूरी सूर्य का प्रकाश। एंड 1 वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी यात्रा तय करता है? 95 खरब किलोमीटर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वोत्तम सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग की घटना हुई है। एक 2000 लगभग 7-8 की बात है। अमेरिका के मनोविज्ञान, जो अमेरिका के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस प्रकार का फिर से जो है वो एक, कहते हैं कि धरती के नीचे एक बहुत बड़ा सुरंग बनवाया और उसके अंदर जो है वो इस प्रकार का विस्फोट करके भी देखा था। ऐसे बचपन हम जब छोटे थे तो हमें ज्यादा इस प्रकार का ज्ञान तो नहीं था, लेकिन उस टाइम न्यूज में खबर आती थी कि बिग बैंग की घटना को फिर से क्या किया जा रहा है? दोहराया जा रहा है, रिपीट करने का एक छोटी लैब में जो साइंटिस्ट है वो प्रयास कर रहे हैं। ममता पूछ रही है कि क्या सेकंड ग्रेड का पूरा कोर्स करवाएंगे जीके का? बिल्कुल, यहाँ पर जितना हम करवाएंगे ना उतना पूरा ही करवाएंगे। इससे ऐसे नहीं है जैसे 2 ही सब्जेक्ट करवाते हैं हम, मनोविज्ञान और ये एसएसटी, और एसएसटी के अंदर एसएसटी प्लस उसकी शिक्षण विधियां, जैसे राजस्थान जीके हिस्ट्री पॉलिटी करवाएंगे ही, इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी करवाएंगे, प्लस इसके टीचिंग मेथड करवाएंगे। और आपको 11th 12th का जो है वो आपका जो सारा, जैसे फिलोसॉफी है, अर्थशास्त्र है, सोशियोलॉजी है, ये सारे सब्जेक्ट करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी किस आकाशगंगा का भाग है? तो हमारी पृथ्वी जो है वो मिल्क वे या एरावत पथ या अथवा दुग्ध मेखला का क्या है? ये पार्ट है। मिल्क वे नामक जो आकाशगंगा है इसका भाग है कौन? पृथ्वी। और पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर है। एंड
सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? अगर सूर्य से पृथ्वी कह दे, ये तो दोनों क्वेश्चन एक ही हो गए, 15 करोड़ ही है। धूमकेतु या पूंछल तारा? पूंछल तारा देखा है? आजकल तो मुझे पता नहीं दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देते, लेकिन बचपन में पूंछल तारा दिखाई देता था। पूंछल तारा तो ये सूर्य की तरफ हमेशा जो है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु जो था वो कौन सा था? तो था हैली धूमकेतु। कौन सा था ये? हैली धूमकेतु था। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप L1 मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, अंतिम बार हैली को कब देखा गया था? ये जो हैली नामक धूमकेतु है इसको लास्ट टाइम कब देखा गया था? तो 1986 के अंदर देखा गया था। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट देखिएगा, पहली बार हैली धूमकेतु कब दिखाई दिया था? सॉरी, अगली बार, नेक्स्ट बार कब दिखाई देगा ये हैली धूमकेतु? यानी जितने भी ब्रह्मांड के अंदर ये ग्रह है, उपग्रह, उल्का पिंड है, ये सब क्या करते हैं? राउंड करते रहते हैं। तो लास्ट बार जो है 1986 में ये पृथ्वी के पास से गुजरा था और अब 2062 सन 2062 में ये जो है वो दोबारा पृथ्वी के पास से जो है गुजर सकता है। ऐसी जो है वो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, संभावना बता रहे हैं। हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? ये क्वेश्चन मोस्ट है। हैली नामक धूमकेतु जो है वो 76 यानी 76 वर्ष में एक बार जो है वो पृथ्वी से दिखाई देता है। और ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड क्या कहलाता है? ग्रह का चक्कर लगाने वाला जो पिंड है वो उपग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? उपग्रह कहलाता है। एंड तारे चमकते हैं, ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा का सीधा, ये तारे किस कारण चमकते हुए दिखाई देते हैं? तो तारे जो है वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तारों के पास अपना कोई ऊर्जा नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। दूसरा चैप्टर आता है आपका सौर परिवार। दूसरा चैप्टर शुरू होता है सौर परिवार। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। जो बच्चे L1 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर अच्छा है। L2 वाले बच्चों में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सौर परिवार का पिता या जनक किसे कहते हैं? तो सूर्य, क्योंकि सारा का सारा जो सौर मंडल है वो सौर यानी सूर्य के इर्द गिर्द ही क्या है? घूमता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य ही इनका क्या है? जनक है। और सौर मंडल के सभी आकाशीय पिंड किस पथ पर सूर्य की चक्कर लगाते हैं? तो ये जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं ये हो गया अपना सूर्य भगवान, है ना। रोज सुबह उठकर सूर्य भगवान को जल अर्पण किया करो, इससे क्या होता है? दिमाग शांत रहता है और मन में जो है वो शांति आती है। अब इसके चारों ओर क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं अलग अलग ग्रह। ठीक है, अलग अलग ग्रह अपने अपने पथ में क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? कक्ष कहलाता है। जैसे बचपन में हम जब हवाई जहाज को उड़ता हुआ देखते थे ना, तो हम ये कहते थे कि ये किसी न किसी किस पे चल रही है? रोड पे चल रही है, आसमान में भी कोई सड़क होगी। सड़क नहीं होता है, कक्ष होता है। अपना एक निश्चित स्थायी जो है वो वे रास्ता होता है ये, जिसे हम कक्ष कहते हैं। तो सारे के सारे जो आकाशीय पिंड है वो अपने अपने कक्ष में क्या करते रहते हैं? दौड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं। जिस तरीके से हम भी क्या कर रहे हैं? अपने अपने कक्ष में घूम रहे हैं। जो बच्चे ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वो ग्रेड सेकंड की तरफ भाग रहे हैं। जो बच्चे मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो मुख्य परीक्षा की ओर अपना प्रयास कर रहे हैं। जो भी बच्चे जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, हमारे जैसे माता पिता हैं, अगर वो किसान हैं तो अपने खेतों की तरफ कार्य कर रहे हैं। PDF टेलीग्राम पे मिलेगी और बहुत ही आसानी से मिलेगी, किसी प्रकार का आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना पड़ेगा। तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, कहां लिख दिया मैंने? गलती से लिख दिया होगा कहीं पर, 1 मिनट रुको। नहीं, तारे चमकते हैं, तारे जो है वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य के प्रकाश से कर देना इसको। नेक्स्ट देखिएगा, सौर मंडल के केंद्र में सूर्य, यह सर्वप्रथम किसने बताया? ये बताया था निकोलस कोपरनिकस ने 1543 में।
निकोलस कोपरनिकस नामक जो है वो विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि सूर्य जो है वो क्या है, सौर मंडल का केंद्र बिंदु है, यानी यहां पर बीच में सूर्य है। पहले क्या था कि हम जब छोटे थे, अब हम भी यही सोचते थे कि सूरज जो है वो सुबह अस्त होता है ना, सुबह उदय होता है और शाम को अस्त होता है, हम सोचते थे ना ऐसे, है ना, कि सूरज चलता है, सूरज उग गयो और अब छिप गयो और अब ऊंचो आ गयो। लेकिन बाद में जब हम स्कूल में गए तो पता चला कि सूरज तो अपनी जगह ही रहे, अपनी पृथ्वी जगह वो घूमे है। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौर मंडल की आयु कितनी बताई गई है कि 460 करोड़ वर्ष तक ये जो है वो सौर मंडल चलेगा, बाद में शायद ये नष्ट हो जाए। सौर मंडल को किसने बांध रखा है, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है। सूर्य का, जिस प्रकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है वैसे ही सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है, जिसने सभी ग्रह उपग्रह इनको एक जो है वो अपने अपने कक्ष में क्या कर रखा है, सेट कर रखा है ना। ये किसी को इधर उधर ना जाने नहीं देता है। जैसे घर में दादाजी होते हैं, है ना, तो दादाजी क्या करते हैं, जितने भी उनके बेटे होते हैं, जैसे पुराने जमाने में 5-5 6-6 बच्चे होते थे, 5-6 तो बेटा और 3-4 बेटी, यानी घर में लगभग 9-10 टाबर होता। तो जब तक घर में पिताजी रहे नहीं तो सारे टाबर आपका काम लगे रहे, और जी पिताजी बाहर चल जाए तो सह उत मचाव लग जाए, बदमाशी कर लाग जाए, क्योंकि उन पे नियंत्रण किसका होता है, पिता का होता है। इसी प्रकार हमारे सौर मंडल का पिता है सूर्य, और सूर्य का जो है बाकी सब पे नियंत्रण रहता है अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट और 30 सेकंड का समय लगता है। और सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। और प्लूटो को ग्रह का दर्जा कब छीन लिया गया था, पहले प्लूटो को भी ग्रह माना गया था, लेकिन 2006 के अंदर जो है वैज्ञानिकों ने इसको जो है वो ग्रह मानने से मना कर दिया, ठीक है। और अंतरिक्ष केंद्र ग्रहों आंतरिक ग्रहों में कौन शामिल है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल है। और गैसीय ग्रह किन्हें कहा जाता है, जो बृहस्पति और शनि है वो गैसीय ग्रह है ना, गैसीय ग्रह। बर्फ दानव की संज्ञा किन ग्रहों को दी जाती है, अरुण और वरुण। ये अरुण वरुण जो है वो पृथ्वी से बहुत ज्यादा सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर हैं। अरुण और वरुण नामक जो ग्रह हैं, इनकी दूरी पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक होने के कारण इन पे हमेशा क्या होता है, बर्फ जमा रहता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इन तक जो है नहीं पहुंच पाता है। क्या नहीं पहुंच पाता इन तक, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। सर मैं तो डबल फोरम कर सकता हूं, डबल फोरम कर सकते हो तो 2 मौके मिलेंगे आपको, अच्छी बात है। जैसे मान लो आप हिंदी से भी भर सकते हो और एसएसटी से भी भर सकते हो, क्या दिक्कत है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये तो आपके लिए। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौर मंडल के ग्रहों का कौन सा स्थान है, तो पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर पर आती है। कौन से नंबर पर आती है, तीसरे नंबर पर आती है। और आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौर मंडल में कितनेवा बड़ा ग्रह है, तो 5वां बड़ा ग्रह है, यानी 4 पृथ्वी से बड़े ग्रह जो है वो सौर मंडल में है। और पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी पर लगातार बने रहने के कारण, पृथ्वी पर तापमान बने रहने का कारण क्या है, यानी पृथ्वी का तापमान सम तापमान बने रहने का कारण क्या है, कि ना तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है। एक ऐसा तापमान बना रहता है जिसमें मानव या वनस्पति क्या कर सकती है, रह सकती है, सजीव रह सकती है, नष्ट ना हो। तो ये है इसका वायुमंडल का कारण, वायुमंडल है, इसीलिए हम आज जी पा रहे हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं, तो पृथ्वी के 4 परिमंडल है। आप सब जानते हैं कौन कौन से नाम है इनको, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, है ना, इस तरीके से। और तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, इसको जैव मंडल। पर है ना, लिख लो चाहे लिखना चाहो तो, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। इन तीनों का मिला हुआ भाग ही क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है, 71% भाग पर। अच्छा क्वेश्चन, आप सब जानते हैं पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, कृत्रिम उपग्रह नहीं है, ये याद रखना। पृथ्वी का उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह वो होते हैं जो हम पृथ्वी से ऊपर भेजते हैं। एंड पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज कहाँ की गई थी, तो टाइटन पे की गई थी। पृथ्वी जैसा ही वातावरण
ऐसे लगा था कि टाइटन पर है। टाइटन किसका उपग्रह है? तो ये शनि का उपग्रह है। ये अच्छा क्वेश्चन है। टाइटन किसका उपग्रह है? जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है वैसे शनि का टाइटन है। और चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है? तो चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी 81 गुना है ना। चंद्रमा और पृथ्वी का अगर कंपेयर करें तो चंद्रमा से पृथ्वी 81 गुना बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रमा को अपने कक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? तो लगभग 29 दिन का समय लगता है। यानी चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है और पृथ्वी सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर काटती है। तो चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 29 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? 29 दिन लगता है। जो अपना जो महीनों है ना, सावण, साड़, भादो, मिंगसर, पो, ये जगह अपना हिंदू महीना है, ये चंद्रमा की गति के ऊपर आधारित है। ए खातरी आम एक दिन कम होवे, कितना दिन होवे? 29 दिन होवे। जबकि आपनो जो इंग्लिश कैलेंडर है वो की है सूर्य की गति पर आधारित है, तो में 30 और 31 दिन जो है वो हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? लगभग 27 दिन का समय लगता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों सॉरी गलती हो गई, चंद्रमा अपने अक्ष पर चक्कर काटता है उसमें तो उसको 29 दिन लगते हैं, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, तो उसको 27 दिन का समय लगता है। मंगल व बृहस्पति के बीच की पट्टी क्या कहलाती है? तो ये शुद्ध ग्रह कहलाती है। और टूटते हुए तारे के रूप में किन्हें जाना जाता है? उल्का पिंड। उल्का पिंड को क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा, है ना। सेकेंड ग्रेड के फॉर्म रीओपन होंगे कि नहीं होंगे, इस पे एक अलग विश्लेषण किया जा सकता है। देखो सरकार क्या कर रही है, एक सेकंड रुकना। सॉरी, कॉल आ गया था इसलिए बीच में दिक्कत आई, थोड़ा सा व्यवधान आ गया। सेकंड ग्रेड, हाँ मैं ये बात कह रहा था कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म रीओपन हो सकते हैं क्या? भाई देखो ऐसा है कि 50-50 चांस है। कैसे है 50-50 चांस है? कि एक तो क्या चल रहा है, एक मैं चीज सुनी थी यार, क्या हो रहा था इसमें, फॉर्म रीओपन होने की बात पे कुछ परिवर्तन हो रहा है, और उस परिवर्तन के चलते मेरे दिमाग से निकल गया फोन पर बात करते करते ही। एक बार बताना क्या चेंज कर रही है सरकार? कुछ योजना में परिवर्तन हो रहा है जिसके चलते जो है ना बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और परिवर्तन होने से क्या होगा कि क्योंकि फॉर्म फिर रीओपन करने ही पड़ेंगे। क्या याद नहीं आ रहा है मुझे, चलो उस पर अपन एक दिन फिर से चर्चा करेंगे, इस पे बाद में चर्चा करेंगे, है ना। एक तो ओबीसी आरक्षण वाला मुद्दा चल रहा है और बाकी एक और मुद्दा चल रहा था, लेकिन अभी दिमाग से निकल गया, दोबारा चर्चा करेंगे। लेकिन 50-50 चांस है, हो भी सकते हैं। और अगर फॉर्म रीओपन हुए ना तो फिर ये पेपर 2023 में भी नहीं होगा, 24 में होगा। फिर कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना का हाँ बिल्कुल 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 कोरोना की वजह से 2 साल का जो है वो अभी अभी क्या दिया गया है, एज में छूट दिया गया है। संदीप कौर जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। सुमनदीप कौर जी बहुत बहुत धन्यवाद। 2 वर्ष की छूट की ऐलान की हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने, और उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण हम भर्ती नहीं निकाल पाए और इसीलिए हम बच्चों को 2 वर्ष की छूट दे रहे हैं कि वो
किसी भी अभी जो फॉर्म निकले हुए हैं उनमें 2 वर्ष की छूट ले सकते हैं। तो इस बात को लेकर जो है वो क्या हो सकता है कि फॉर्म रीओपन हो सकते हैं। अभी चल रहा है, अगस्त चल रहा है, मान लीजिए कि अगले में अगर ऐसा होता है, क्योंकि देखो सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, एक आम सभा में कह दिया, रैली में कह दिया, तो शायद 99% है कि ऐसा होगा ही होगा। अगर मान लो इसको सरकार इंप्लीमेंट करती है, आरपीएस इंप्लीमेंट करती है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ओवरेज हो चुके हैं, जैसे 45 वर्ष की आयु है और वो बच्चा 47 वर्ष का हो गया है, तो वो तो फॉर्म भरेगा। अब तो फॉर्म भरेगा तो उसको टाइम देना पड़ेगा, तो 1 महीने का टाइम फॉर्म भरने में लगेगा, फिर कम से कम उसको जो है वो 45 दिन, मिनिमम 45 डेज जो है वो क्या देना पड़ेगा, उसको जारी करने के लिए देना पड़ेगा। तो पेपर इस तरीके से चला जाएगा फरवरी मार्च तक, और फरवरी मार्च में भाई हो ना हो पेपर की संभावना नहीं है, 2023 में चुनाव है, तो ये लंबा खींच सकता है फिर, है ना। तो हम तो चाहते हैं कि अभी पेपर हो जाए तो ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को छूट मिलेगी उनके लिए फॉर्म रीओपन होना भी ठीक है। पखवाड़ा कितने दिनों का होता है, पेपर में बड़ा कंफ्यूज कर देता है ये क्वेश्चन, है ना, कई बार कि भाई 7 दिन लिखें कि 15 लिखें कि, है ना, तो 15 दिन का पखवाड़ा होता है, 7 दिन का सप्ताह होता है, ठीक है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। और ये क्वेश्चन अभी रीट 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, शायद L1 में पूछा गया था, L2 में पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है ना। ऐसा सा एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो कमेंट में लिखना। जीवंत ग्रह किसे कहते हैं, यानी जीवंत का अर्थ है जहां जीवन संभव हो, वो ग्रह कौन सा है, यानी पर सौर मंडल का पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन क्या है, संभव है। और पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है, तो शुक्र व मंगल ग्रह के ये बीच में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा चैप्टर आता है अंतरिक्ष की खोज या अंतरिक्ष की खोज, इसको अपन कल करेंगे। अब आप सबसे छोटा सा निवेदन है कि थोड़ा सा इस सेशन को प्यार दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छा रेस्पॉन्स लेके आइए इस सेशन पर, तो फिर हम कल जो है वो इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगस्त के अंदर मैं आपको 6 से 10 कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। अगस्त के महीने में 6 से 10 कंप्लीट करवा दूंगा, और अगस्त के बाद सितंबर में मैं आपको 11th और 12th का ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, एक एक चैप्टर बहुत ही ढंग से हम क्वेश्चन ये जो है वो ये करेंगे। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जैसे मैंने 2021 में करवाए थे और 2021 के बाद से, यानी जब से ये मैंने टॉपिक करवाया था ओल्ड आरपीएससी वाला, ओल्ड आरबीएससी वाला, उसके बाद जितने भी पेपर हुए हैं उन सब में जिन बच्चों ने इनको पढ़ा था उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, चाहे वो वीडियो का पेपर हो, वीडियो मैन का पेपर हो, पटवारी का पेपर हो, इन सब बच्चों ने मुझे कॉल करके कहा था। हालांकि इस परिवार में ज्यादातर जो है वो टीचर भर्ती के बच्चे हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो बाकी एग्जाम भी दिए थे, और उन्होंने कॉल करके कहा कि सर हमें बहुत सहायता मिली है। तो इसलिए हम जो है वो क्या करेंगे कि 3 बजे डेली, रात को तो 9 बजे हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे, और इस टाइम डेली जो है वो क्या करेंगे, इसको करेंगे। 1 लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं, बस आपको इनको याद कर लेना है, डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिटेल से ही सार निकाल के हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो जो टॉपिक ऐसा होगा, जैसे कोई हिस्ट्री का टॉपिक है, कोई पॉलिटी का टॉपिक है, जिसपे हमें डिटेल में और ज्यादा जानना आवश्यक होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिटेल में भी अलग से पढ़ लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। कल जो है इसकी आपको लगभग 2 से 3 चैप्टर हमने कर लिए, उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, और कल 3 बजे आपसे मिलते हैं। अब रात को 9 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक सुबह एक मोटिवेशन डेली हम एक पिक्चर डाल रहे हैं हमारे कम्युनिटी पे, जिससे आपको मोटिवेशन मिले। और आज की जो लाइन मैंने डाली थी वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी, और उसमें क्या लिखा था आपको पता है, पढ़ा था आप में से किसी ने? अगर पढ़ा था तो कमेंट करके बताएं कि आपने पढ़ा है। वो क्या लिखा था आज वाली जो लाइन थी उसमें? आज वाली लाइन में लिखा था कि सफल होना है तो बहरे बन जाओ, सफल होना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि लोग वो ही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल टूटे, आपका मनोबल कम हो। तो टेंशन ना लो किसी चीज की कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बस पढ़ते जाओ। सफल होना है, टारगेट है, जब तक सफलता मिल नहीं जाती तब तक मुझे रुकना नहीं है। तो बस लगे रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। अभी के लिए इतना ही, रात को
9 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने लक्ष्य